अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य भवानी सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट पे हो रही चर्चा में अपने आप को शामिल करता हूं और मैं सिर्फ बजट के ऊपर बात करूंगा, कोई पॉलिटिकल रेटोरिक की बात मैं नहीं करूंगा। जो सवाल उठाए थे इससे पहले जो वक्ताओं ने, उनके ऊपर भी थोड़ा जवाब देने की बात मैं करूंगा। लेकिन अगर आप देखिए कि एक हॉलमार्क अच्छे बजट का क्या होता है, पहली चीज तो ये है कि आपका जो बजट है क्या वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, क्या वो ग्रोथ को दिखा रहा है। दूसरा हॉलमार्क ये रहता है कि क्या आपका बजट जो है ये फ्यूचर की तरफ देखता है या इसमें कोई फ्यूचर ओरिएंटेशन, भविष्य के प्रति जो है वो इसमें वो सीरियसनेस है कि नहीं है। तीसरा, क्या बजट रोजगार को सृजित करने के लिए कोई इसके अंदर कुछ बजट के अंदर है कि नहीं है। और चौथा, हर सरकार एक वेलफेयर स्टेट होती है, तो क्या वेलफेयर के लिए कुछ इस बजट में है कि नहीं है। और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का ये जो बजट है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो बजट है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सभा पटल के ऊपर रखा है, ये इन चारों के चारों पैरामीटर्स के ऊपर बिल्कुल अव्वल दर्जे पे ये आ रहा है। और आप ये देखिए कि ये जो बजट है, आप जनता से बात करके देखिए, मीडिया से बात करके देखिए, हर व्यक्ति यही बोल रहा है कि उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरा है। एक और चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बजट के खरे उतरने से विपक्ष का जो चेहरा है वो भी उतर गया है। कुछ बोलने लायक नहीं रहे, क्योंकि आप देखिए कि पूरा का पूरा बजट डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई खामी निकालें। इस पे एक शेर मुझे याद आ रहा है जी, मैं भी एक शेर पढ़ना चाहूंगा। दिल के दर्द को जुबान पर ला पाते नहीं, ये अपनी आंखों से आंसू बहा पाते नहीं, जख्म इतना गहरा लगा है लेकिन जनता और मीडिया को बता पाते नहीं। ये हकीकत है, आज ये हकीकत है। आप देखिए, आप जिस मर्जी वर्ग को देख लीजिए, जिस मर्जी सेक्टर को देख लीजिए, किसी से भी आप बात करके देखिए, हर व्यक्ति आपको ये बोलेगा कि इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। जो मैंने 4 पैरामीटर बोले, मैं उनके ऊपर मैं थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले 2-3 हमारे पैरामीटर थे या 2-3 पॉइंट थे जिनके ऊपर जो है रोशनी डालनी ज्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट तो ये है, पहले दिन से विपक्ष जो है ये एक टॉपिक को लेकर कि 900 संस्थान जो बंद हुए वो क्यों हुए, जो बजटरी प्रोविजन हमने करी थी उसका क्या हुआ, संस्थानों को बंद करने के पीछे जो है पॉलिटिकल वेंडेटा है। इसके पीछे मैं आपको एक फिगर बताता हूं और ये फिगर है हमारा फिस्कल डेफिसिट का। अब फिस्कल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा है, इसकी लिमिट एक सेट है केंद्र सरकार की तरफ से और वो लिमिट है 4% की। पिछली बार जो प्रोविजनल बजट पेश किया था या जो आखिरी अंतिम बजट जो पेश किया गया था, उसमें फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया था 4.6%। ये 4% जो फिस्कल डेफिसिट की जो आपकी जो फिगर थी, इसमें 3.5% जो था वो मेन फिगर थी और 0.5% जो था वो टारगेट बेस्ड था आपके पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को लेके। लेकिन डेफिसिट का जो टारगेट रखा गया था ये 4.6% था। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो एक्चुअल फिगर आई है फिस्कल डेफिसिट की 4% के उसमें ये 6.4% जो है वो इस साल का हिमाचल प्रदेश का फिस्कल डेफिसिट है, विच मीन्स इसमें 55% की बढ़ोतरी हुई है। अब आप मेरे को ये बात बताइए, हम बात ये करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो लिमिटेड है 4% के ऊपर, 4% के ऊपर मैं जा नहीं सकता, ये 6.4 पे आया तो कैसे आया। ये 6.4 पे आने के पीछे जो कारण था ये वही था कि जो घोषणाएं की गई, जो संस्थानों को खोला गया, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए, इन सब की वजह से जो राजकोषीय घाटा है वो 4% से बढ़ के 6.4 हो गया। इस करके पिछले 3 महीने के अंदर जो भी निर्णय इस सरकार को लेने पड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेने पड़े हैं, ये वो निर्णयों के पीछे ऐसा नहीं है कि उनको निर्णय लेके मजा आ रहा है, लेकिन हमारी जो इस समय जो हमारा जो इकोनॉमी है उसकी हालत इतनी खराब है कि उसके लिए ये कदम उठाने बहुत ज्यादा जरूरी थे। और मैं जानता हूं कि फाइनेंस का विभाग जो था, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के पास था, और ये भी इस बात को जानते हैं कि 6.4 वित्तीय जो आपका बजटरी डेफिसिट है, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, इसके ऊपर आप कोई भी इस प्रकार के खर्चे जो है वो नहीं कर सकते। अब कोशिश क्या है, कोशिश बड़ी सिंपल है कि आय को बढ़ाना है और खर्चों को कम करना है। और ये बजट जो है इन 4 पैरामीटर्स पे कैसे आगे चल रहा है मैं आपको एक एक करके लेके जाता हूं।
पहली बात तो ये सर कि आय को बढ़ाने के लिए पहला काम जो किया वो है वाटर सेस को हमने लागू किया और वाटर सेस को सरकार ने लागू किया, इससे आय में बढ़ोतरी होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा कदम है और वो उसका माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं इस सदन के अंदर, पिछले 4 साल से एक्साइज का ऑक्शन जो है वो नहीं हो रहा था। हर साल 10-10% जो है वो बढ़ोतरी करके ठेकों को रिन्यू किया जा रहा था। अब इसमें आप देखिए कि जब आपने सिर्फ अभी L1 का आपने जो है L2 का जो रिटेल आपके आउटलेट्स हैं इनका आपने अभी ऑक्शन किया है, इसमें लगभग 570 करोड़ का इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर यही ऑक्शन आज से 4 साल पहले होती तो हिमाचल प्रदेश को कम से कम 2000 करोड़ की जो है वो एडिशनल इनकम जो है वो होगी होती। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 साल ऑक्शन ना कराकर 500 करोड़ प्रति वर्ष का, क्योंकि 500 करोड़ तो ऑलरेडी इंक्रीज है, अगर उसके बाद अगले 3 साल फ्लैट भी रहता तब भी 500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो है वो हमारे को जो है एडिशनल इनकम जो इससे हो सकती थी। उससे हॉस्पिटल बन सकते थे, उससे स्कूल्स बन सकते थे। जो 286 हमने स्कूल बंद किए, हो सकता है आज वो स्कूल चल रहे होते। तो बोलने का मतलब ये है कि आय को बढ़ाने के जो साधन हैं उनको इस समय इस सरकार की प्राथमिकता में जो है आपको इस बजट में दिखेगा। तो जैसे कि मैंने बोला, वाटर सेस पहला था, ऑक्शन वेंट्स की दूसरी थी, सोलर पावर के ऊपर जो थ्रस्ट है और ये जो ग्रीन स्टेट हम बोलते हैं, ये ग्रीन स्टेट कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। हम सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे कि हिमाचल प्रदेश हरित राज्य बन जाएगा, लेकिन आप इसके अंदर एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिससे पता चलेगा कि इससे रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होता है। HRTC हमारी लाइफलाइन है, हमारी भाग्य रेखा है, हमारी सड़क है, उन सड़कों के ऊपर चलने वाली हमारी HRTC जो है, आज HRTC का रेवेन्यू रोज का 2 करोड़ रुपया है। 2 करोड़ रुपया प्रतिदिन HRTC अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करती है, लेकिन HRTC 1.5 करोड़ रुपया डीजल के ऊपर हर रोज खर्च करती है। HRTC आज 1350 करोड़ के घाटे में है। अब अगले 5 साल के अंदर अगर हम 1500 बसेस को इलेक्ट्रिक कर देंगे, नई बसेस जो है वो इलेक्ट्रिक आएंगी, आज से 6 या 7 साल के बाद जब सारी की सारी फ्लीट इलेक्ट्रिक या रिन्यूएबल एनर्जी या हाइड्रोजन या इस फ्यूल सेल्स पे चली जाएगी, तो आपका जो 1.5 करोड़ प्रति दिन का जो आपका ये खर्चा है ये बचना स्टार्ट हो जाएगा। 5 या 6 साल के बाद यही HRTC रेवेन्यू डेली बेसिस पे लगभग 3-3.5 का करेगी और इसका जो आपका डीजल का खर्चा है वो शून्य हो जाएगा। अगर 1300 करोड़ रुपए का आप घाटा भी न्यूट्रल कर देते हो, वो सरकार के लिए 1300 करोड़ की आय है। तो ये इनको जो बोलते हैं, मैंने कहीं एक स्टेटमेंट में पढ़ा कि ये बजट तो हवा हवाई है। अब हवा हवाई तो तब बोलेंगे जब समझ ही नहीं आएगा कि इसके पीछे मंशा क्या है। मंशा बड़ी सिंपल है, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो हमारा फॉसिल फ्यूल के ऊपर रिलायंस है उसको हमने कम करना है। एनवायरमेंट में हमको जो है वो बेनिफिट मिलेगा, कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे, और अगर हम ग्रीन राज्य घोषित हो जाते हैं तो वर्ल्ड बैंक और बाकी एजेंसी से जो हमको एड मिलेगी, जो ग्रांट्स मिलेंगी, वो जो मैं खर्चा भी मैं बता रहा हूँ इससे कहीं ज्यादा होगी। तो ग्रीन एनर्जी की तरफ एक ये हमारा जो फोकस है, ये एक बहुत ही बढ़िया पहल है इस सरकार की, और इसके पीछे सबसे बड़ी मंशा मेरे हिसाब से जो है वो फाइनेंशियल है। बाकी सारे बेनिफिट्स उसके साथ जो अप्रूव करेंगे उसके साथ करते ही रहते हैं जी। इसके बाद बजट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि एक फॉरवर्ड लुकिंग बजट जो है ये कल की बात कर रहा है, ये भविष्य की बात कर रहा है, ये फॉसिल फ्यूल से आपको दूर रहने की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हाइड्रोजन सेल्स की, ये बात कर रहा है सोलर एनर्जी की, ये बात कर रहा है वो सब चीजों की जिसको आज शायद जो हमारे डेवलप्ड नेशंस हैं वो ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं। अगर हम आज ये पहल नहीं करेंगे तो आज से 5 या 7 साल के बाद जब इस पहल को करने की कोशिश करेंगे तो एज अ राज्य, एक स्टेट की तरह, एक हम कंट्री की तरह शायद हम पिछड़ चुके होंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो सेकंड मैंने पैरामीटर बोला, क्या ये बजट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बोल रहा है? इसमें एक छोटी सी फिगर जो 30,000 डायरेक्ट जो सरकारी नौकरियां हैं, ये सभी को पता है, बजट के अंदर इसका प्रोविजन है। अब ये 30,000 फिगर गलत है, ठीक है, ये मतलब बड़े मतलब जो पक्ष आप जिससे बात करेंगे उसी तरीके से इसके बारे में बोलेगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि बजट में नौकरियों के बारे में बात करनी स्टार्ट हो गई है। आप अगर युवाओं के हिसाब से देखेंगे, बजट के अंदर नौकरी का प्रोविजन का मतलब यह है कि भर्तियां शुरू होंगी। भ से भारत, भ से भर्ती। इससे पहले पिछले 5 साल में भ से भारत तो था, पर भ से भर्ती नहीं थी, भ से भरता था। अब आप देखिए कि भर्तियां जब शुरू होंगी तो इसके साथ और क्या होगा। जो दूसरी चीज जो हमने थ्रस्ट किया है, ये सरकार का जो बजट आया है, थ्रस्ट जो है सबसे बड़ा थ्रस्ट है टूरिज्म के ऊपर। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, क्योंकि कांगड़ा को जो टूरिज्म कैपिटल आपने डिक्लेयर किया है, इसमें 2 फायदे होंगे। पहला, हमारा प्रति व्यक्ति आय 2,22,000 के आसपास है।
लेकिन इस 2,22,000 के प्रति व्यक्ति आय हिमाचल में एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। वो डिस्पैरिटी ये है कि सोलन में प्रति व्यक्ति आय तो 8 लाख है, शिमला में 3.5 लाख है, लेकिन कांगड़ा के अंदर प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 55,000 है। तो आप डिस्पैरिटी देखिए कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की प्रति व्यक्ति आय इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वो हिमाचल के नेशनल जो हिमाचल का एवरेज है उससे 1/4 पे है। अब जब आप टूरिज्म का कैपिटल आप कांगड़ा को डिक्लेयर करते हैं, अब होगा क्या कि इसके साथ आपने बाकी प्रोविजन भी किए हैं। आपने एक चिड़ियाघर की बात बोली है जिसके लिए 60 करोड़ का प्रोविजन है बनखंडी के चिड़ियाघर के लिए। आपने गोल्फ कोर्स की बात करी है। आपने सबसे बड़ी बात जो एटलीस्ट मैं और चौधरी साहब हम बोल सकते हैं और देरा के वाटर स्पोर्ट जो पोंग डैम में इतने दिनों से पोंग डैम को जो मतलब एक उपेक्षित क्षेत्र था, पोंग डैम के लिए जो वाटर स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज की बात की है, इससे सीधी सीधी इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी। और मेरे हिसाब से मैं सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर मैं देखूं तो लगभग 2 से 2,500 परिवार जो हैं वो इस टूरिज्म से अपनी रोजी रोटी जो है कमा पाएंगे अगर हमने इन प्रोजेक्ट्स को ठीक से एग्जीक्यूट कर लिया। तीसरी चीज सोलर पावर प्लांट। अब ये सोलर पावर प्लांट के पीछे जो मंशा है सरकार की, उसके ऊपर भी मतलब सवाल उठा दिया। आज 1 मेगावाट का अगर आपको सोलर प्लांट लगाना है उसके लिए आपको 3.5 बीघा जमीन की जरूरत है। इसका खर्चा लगभग 4 से 4.25 करोड़ के आसपास का आता है। इसी को अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूं तो 250 किलोवाट का अगर मेरे को पावर प्लांट लगाना है, लगभग मेरे को 1 बीघा से कम जमीन की जरूरत है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, लगभग मेरा खर्चा 70 से 80 लाख का आएगा। 40% उसमें सरकार की सब्सिडी है। इसका मतलब ये है कि 3 रुपया 75 पैसे आज जो एवरेज पीपीए है सोलर पावर का, इससे होगा क्या कि जो आज 8 साल लगते हैं ब्रेक इवन करने में, ये सब्सिडी के बाद वो ब्रेक इवन जो है वो 3.5 से 4 साल के अंदर हो जाएगा। एक 250 किलोवाट का पावर प्लांट का मतलब बड़ा सिंपल है कि एक बेरोजगार युवा अगर अपना पावर प्लांट लगा लेता है, उसके बाद प्रति वर्ष प्रति महीना 1 लाख रुपए की उसकी आय जो है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। अब इससे बढ़िया जो स्कीम मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई ला सकता था। इसी के साथ अगर आप देखें, ये ना केवल स्वरोजगार की बात है पर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात है। एक पावर प्लांट अगर आप लगाते हैं, अपने लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं, साथ में 2 या 3 और आप उसमें एम्प्लॉय हो जाते हैं, क्योंकि आपको डस्टिंग करनी है, बाकी सारी चीजें जो है पैराफिलिंग इसके लिए चाहिए है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही मतलब फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर लुकिंग एक ये स्कीम है और इसका बेनिफिट जो है सबको उठाना चाहिए। इसके बाद आप देखिए कि चार्जिंग स्टेशन के ऊपर भी सब्सिडी है। अब जब आप ग्रीन कॉरिडोर्स बना रहे हो, ये ग्रीन कॉरिडोर्स HRTC के लिए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब जैसी उसका एडवेंट जो स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर 40-50% सब्सिडी तो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बेरोजगार युवा या कोई भी युवा अगर अपना चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहता है, उसके ऊपर भी जो है 50% सब्सिडी है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। और ये सरकार की मंशा बताता है कि सरकार करना क्या चाहती है। अब आप देखिए, टूरिज्म में एक पॉइंट में मिस आउट कर गया था, और मिस आउट ये था कि पहली बात तो ये है कि टूरिस्ट आएगा कैसे। आज जो हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं उनमें कैपेसिटी वही 30, 40, 50 के आसपास की है। अगर किसी ने हैदराबाद से, किसी ने बैंगलोर से, किसी ने अगर बॉम्बे से आना है, तो वो या तो पहली फ्लाइट लेगा दिल्ली की, या फ्लाइट लेगा चंडीगढ़ की, उसके बाद कनेक्टिंग फ्लाइट लेगा, फिर हिमाचल आएगा, फिर हिमाचल में कनेक्टिंग फ्लाइट लेके आगे जाएगा। अगर आपके पास बोइंग की लैंड करने की कैपेसिटी की स्ट्रिप अगर आपके पास आ जाती है, अब आप देखिए बैंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, जहां से भी सीधी डायरेक्ट फ्लाइट अगर आपकी उतरती है, फ्लाइट जहां पे भी उतरे, मैं ये कह रहा हूं कि फ्लाइट कांगड़ा में उतरेगी, कांगड़ा में कनेक्टिंग फ्लाइट लेगी, और जो छोटा प्लेन है वो मंडी जाएगा, वही छोटा प्लेन जो वो शिमला जाएगा। कनेक्टिविटी जो है पूरे हिमाचल के लिए इससे इस स्ट्रिप से बन सकती है। और जैसे कि ऑलरेडी सोशल इंपैक्ट एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है इसका। पहला पार्ट टूरिस्ट को लाना कैसे है, टूरिस्ट को लाके फिर उसको वहां पे हमने रखना कैसे है, और उसको रखने के बाद उसे रेवेन्यू कैसे जनरेट कराना है, ये तीनों के ऊपर जो है इस बजट के ऊपर फोकस है। एजुकेशन में राजीव गांधी मॉडल स्कूल्स जो डे बोर्डिंग स्कूल्स है, मेरे हिसाब से एक बड़ा पाथ ब्रेकिंग ये स्टेप उठाया है सरकार ने। आज जो जरूरत है वो फिस्कल प्रूडेंस की जरूरत है, आज जरूरत है कंसोलिडेशन की, और ये डे बोर्डिंग स्कूल्स जो हैं ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कंसोलिडेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इन दोनों को प्रमोट करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज जो मिस आउट हो रही है वो लाइब्रेरी ब्लॉक लेवल पे। अब अगर आप छोटे ब्लॉक्स में अगर आप जाते हैं, अगर आप फतेहपुर ब्लॉक में जाएं, अगर आप इंदौरा ब्लॉक में जाएं, वहां पर जो सुविधाएं अवेलेबल हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वहां जो सुविधाएं अवेलेबल हैं बाकी सब इन सब चीजों के लिए, वो शायद उस तरीके की नहीं है जो कि एक धर्मशाला में, एक शिमला में आपको मिलती हैं। अगर डिजिटल लाइब्रेरी के एक्सेस मिल जाता है और इन ब्लॉक लेवल पे हम अगर लाइब्रेरीज को हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये सीधा सीधा बेनिफिट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बाकी सब एग्जाम्स के लिए हमारे छात्रों को मिलता है और हमारे युवाओं का ये भविष्य को संवारने में काम आएगा।
बजट एज अ वेलफेयर बजट, ये वेलफेयर बजट में आप अगर देखिए कि 2,31,000 महिलाओं को जो है ऑलरेडी हमने अनाउंस कर दिया है। ये पहला स्टेप है। मतलब जैसे जिस प्रकार से विपक्ष रिएक्ट कर रहा है कि आपने 400 रुपया दिया, 300 दिया, मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है और बजट में लिखा है कि ये पहला कदम है। फर्स्ट फेज में हम ये 2,61,000 को कर रहे हैं, सेकंड फेज आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा। जो भी हमने प्रोमिसेस किए हैं वह हम वचनबद्ध हैं उनको कैरी आउट करने के लिए। और मैं सिर्फ थोड़ी पेशेंस की बात मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आप जिस भी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप हमको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ 3 महीने पहले सरकार बनी है। अगर आप बोलते हैं कि पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं हुआ, अगर आप बोलते हैं कि सड़क नहीं बनी, अगर आप बोलते हैं कि 440 केवी का सबस्टेशन नहीं बना, वो आपने नहीं बनाया, हम तो अभी आए हैं। आप थोड़ी सब्र रखिए। एक लोकतंत्र में जनता ने आपको 5 साल का समय दिया है, वो 5 साल के समय आप सोच विचार कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, और उसके बाद मेरे हिसाब से अगले बजट में जो है वो हम बात करने लायक बनेंगे। इसके बाद अगर आप देखते हैं 2 पॉइंट जो पहले बोले थे वो ये थे कि हमको केंद्र का शुक्रगुजार होना चाहिए कि केंद्र ने हमको 8,000 करोड़ दिया। ये केंद्र ने 8,000 करोड़ हमको क्यों दिया? हाँ जी, 18 मैं बता देता हूं। ये केंद्र ने हमको ये क्यों दिया, मैं आपको बताता हूं। 15वें वित्त आयोग में रिकमेंडेशन है डिवॉल्यूशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रोथ की। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रोथ क्या है, और क्या ये पैसा हमको खैरात में मिल रहा है या क्या ये स्टेट का हक है, ये बात जाननी बड़ी जरूरी है। क्योंकि ये बोला जाता है अरे आपको तो पैसा केंद्र दे रही है, पैसा केंद्र दे रही है। सर, जीएसटी रिजीम से पहले 2014-15 में जीडीपी का जो टोटल टैक्स कलेक्शन था दैट वाज 6.8%। अनफॉर्चुनेटली उसके 2015 से लेकर अभी तक हम इस फिगर को टच नहीं कर पाए हैं। तो हर स्टेट का एक रेवेन्यू डेफिसिट है। उस रेवेन्यू डेफिसिट में आज सिर्फ 7 स्टेट रहती हैं। उन 7 स्टेट में जो मैक्सिमम रेवेन्यू गैप है वो हिमाचल प्रदेश का है। तो 9,377 करोड़ इस साल मिलना है, 8,058 करोड़ अगले साल मिलना है, 6,258 करोड़ 2024-25 में मिलना है, और 3,257 करोड़ जो है 2026 में मिलना है। ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। और ये हक भी मारा क्यों जा रहा है? टोटल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी 41% ऑफ डिवॉल्यूशन शुड हैपन। ये 41% जो कैलकुलेशन है, उसके बाद सेस लगता है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ जो वो आता है, कलेक्शन आता है, और सरचार्ज लगता है। पिछले 3 साल में केंद्र सरकार ने सरचार्ज और सेस को इतना बढ़ा दिया है कि ये 41% नाउ हैज कम डाउन टू 30%। तो जो हमारा हक बनता है उसका 25% वहां पे भी काट लिया। तो ये कोई खैरात नहीं है, ये हमारा हक है, और ये हमारा हक हमारे रेवेन्यू डेफिसिट का हक है, और ये आगे भी मिलता रहेगा। हाँ जी, और मैं फिर उन 4 पैरामीटर्स पे बात करना चाहूंगा सर, कि क्या ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। जीएसडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन इज 10% फॉर दिस फिस्कल ईयर। क्या ये बजट फ्यूचरिस्टिक है? हम ग्रीन स्टेट की बात कर रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल पे रिलायंस से उसकी बात कर रहे हैं, हम उस सब चीजों की बात कर रहे हैं जो शायद बाकी स्टेट्स को सोचने में 5 से 6 साल लगे। ये फ्यूचरिस्टिक बजट है। क्या इस बजट के अंदर रोजगार को क्रिएट करने के जो है वो साधन संसाधन उपलब्ध कराए हैं? इसका भी जो जवाब है वो यस है। क्या ये वेलफेयर स्टेट के पैरामीटर्स को जो है वो टिक करता है? हर पैरामीटर को वेलफेयर स्टेट के टिक कर रहा है। तो इन चारों सवालों का जो जवाब है वो हाँ है, और इसीलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। और मैं निवेदन करता हूं विपक्ष से कि कृपया थोड़ा आप धैर्य रखें। बाकी भी जो हमारी जो हमारे वादे हैं, जो हमारी गारंटीज हैं, वो सब आप ही के सामने इसी हाउस में हम पेश करके हम उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का